हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम लोग क्लासेस चला रहे हैं, है ना। कभी हिस्ट्री का क्लास आ रहा है, कभी आपका साइंस का क्लास चल रहा है, कभी अंग्रेजी का क्लास चल रहा है। और अंग्रेजी का एक क्लास तो डेली आपके लिए कर ही दिया गया है ना। चूंकि खास करके 12th के बच्चों के लिए, 10th के बच्चे अभी तक ग्रामर से दूरी बना के रखे हैं, लेकिन याद रखिए कि आपको भी अंग्रेजी में पास होना पड़ेगा। भले बिहार में पास होना जरूरी नहीं है बिहार बोर्ड के अंतर्गत, लेकिन अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, मार्कशीट अच्छा आपका रहे, जिसमें अंग्रेजी में पास होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अगर आप साइंस की पढ़ाई करते हैं, चाहे कहीं अदर स्टेट में जाते हैं, तो अगर अंग्रेजी में आपका रिजल्ट नहीं हुआ, आप बिहार के चलते पास हैं, है ना, लेकिन अदर स्टेट में आपकी मार्क्स की वैल्यू कम जाएगी। तो इसलिए आप ध्यान रखें, आप भी अंग्रेजी के कक्षा से जुड़े। ये नहीं कि सिर्फ आप मैथ साइंस पढ़ते रह जाएं, सोशल साइंस और अंग्रेजी को छोड़ दें। और 12th वालों के लिए तो खैर जरूरी हो गया। अच्छा लग रहा होगा, पूछो 12th वालों से कितनी मेहनत करनी पड़ रही इनको, कि अंग्रेजी पढ़े ही नहीं 9-10 में, और अचानक 12th में भर भर के ग्रामर लिटरेचर इनको पढ़ाया जाता है, कुछ समझ नहीं आता है, तब हमें ये क्लास लेके आना पड़ा। तो 10th के बच्चों को भी कहेंगे, 9th के बच्चों को भी कहेंगे, 8th के बच्चों को भी कहते हैं कि आप भी इस अंग्रेजी के कक्षा से जुड़ जाइए। एक एक क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोगी है, और उन तमाम छात्रों के साथ इसे शेयर कीजिए जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और 12th तक पहुंचते पहुंचते अपने अंग्रेजी को और मजबूत करना चाहते हैं, ताकि जब 12th में जाए तो उनको और सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो उसके पहले वो अंग्रेजी को कंप्लीट कर चुके हो। तो इस तरह से टेंस वॉइस नरेशन कंप्लीट करने के बाद हम नरेशन की कक्षा लेकर के आए आपके लिए। नरेशन के 3 से 4 क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मुझे पता है आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस पता होगा क्या होता है, कहां यूज है इसका। इससे हम लोग सवाल पूछने में यूज करते हैं। तो जब भी इन्वर्टेड कॉमा में अब आपको दिखने लगेगा इस तरह का सेंटेंस, आर यू एंग्री, डू यू लव मी, विल यू हेल्प मी, हैव यू अ रेड पेन, चाहे WH वर्ड वाला भी आ जाएगा, तब आप इसे कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे डायरेक्ट फॉर्म को। तो उस पर आज हम लोग बात करेंगे, और उम्मीद है कि बाकी क्लास आप देख चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे, और साथ साथ उसके आधार पे बने हुए क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग लेकर के आए हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्म। एक्चुअल में होता क्या है, चाहे तो ये सेंटेंस कोई WH वर्ड से शुरू हो जाएगा, और नहीं तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। आर से शुरू है, डू से शुरू है, विल से शुरू है, हैव से शुरू है, हैड से रह सकता है, डिड से रह सकता है, कैन से रह सकता है। इट मींस कोई हेल्पिंग वर्ब से ये जब सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो हम लोग का इंट्रोगेटिव फॉर्म में रहता है। हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट आता है, पहले वर्ब तब सब्जेक्ट, पहले वर्ब तब सब्जेक्ट। यहां पे देखिए विल के बाद यू है, हैव के बाद यू है। समझ पा रहे हैं आप। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आ जाएगा तब क्या करना है आपको। देखिए इधर जो आपका रिपोर्टेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो दिखता था, चाहे तो रहता था वहां पे सेड, या रहता था टोल्ड, या से भी रह सकता है ना, टेल भी रह सकता है। तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, अगर पास्ट में है सेड और टोल्ड है तो उसे आप आस्क्ड में लिख देते हैं, लिख देना है। अगर प्रेजेंट में है तो आप आस्क लिख देंगे, ये भी रह सकता है। ये क्या हो गया, है ना, इसे आप आस्क लिख देंगे, यानी आस्क या आस्क कर देना है आपको। जैसा जिस फॉर्म में रहेगा उस पर आप काम करेंगे, पहली काम। दूसरा महत्वपूर्ण काम आपको क्या करना है, यहां पे अब इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसमें हम लोग दैट लिखते थे। अभी तक जितने सेंटेंसेस हमने आपको बताया, कि चाहे वो चेंज ऑफ पर्सन की बात कर रहे थे हम लोग, चाहे चेंज ऑफ टेंसेस की बात कर रहे थे, तो वहां पे हम क्या डिस्कस किए कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद आपको वहां पे दैट लगाना है, लेकिन यहां पे वो काम खत्म। यहां पे आपको क्या लगाना है, तो यहां पे आपको इफ का यूज करना है ना। इन्वर्टेड कॉमा जो था, इन्वर्टेड कॉमा, इसके स्थान पे आप क्या यूज करेंगे, मोस्टली इफ यूज, वेदर भी यूज होता है, लेकिन आप इफ का यूज करेंगे। ठीक है, यही काम है। दूसरा आपका काम क्या है, कि जो ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में आपका सेंटेंस है,
हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। आप इसे किस में चेंज कर देंगे, आप इसे असेटिव फॉर्म में लेके आ जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का आप इस्तेमाल करेंगे। बस यही सबसे बड़ी बात है इसमें। इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेड और टोल्ड को आस्क में बदलना है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन बच्चा लोग कहां पर फंसता है, तो फंसता है कि सर इंटेरोगेटिव को आपको असेटिव में रखना होगा, फॉर्म चेंज कर देना है वहां पे। इस बात को आप ध्यान रखें। देखिए अब यहां पे क्या हो गया, आर यू है तो यू आर हो जाएगा, फॉर्म हुआ आर यू का यू आर लिखेंगे, तो इस तरह से सब्जेक्ट पहले आ जाएगा देन हेल्पिंग वर्ब आएगा। मेन यही रूल है इसका, ठीक है। और कोई बड़ी बात इसमें बची नहीं। सेड को टोल्ड में, सेड टोल्ड को आस्क में बदल देना है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आपको इफ लगा देना है, और जो इंटेरोगेटिव फॉर्म में है उसे आप असेटिव फॉर्म में ले आएंगे। आपका कंप्लीट ये चेंज हो गया, और बाकी सारे रूल काम करेंगे। चेंज ऑफ पर्सन भी काम करने वाला है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी काम करने वाला है, और चेंज ऑफ टेंसेस भी काम करने वाला है। सब कुछ रहेगा, लेकिन अब साथ में ऐड हो रहा है फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल है इसे सॉल्व करेंगे। PWH वर्ड वाला भी मैं आपको एग्जाम्पल से ही करवा दूंगा, ठीक है। ही सेड टू मी, क्या चेंज करने बोले हम आपको, ही सेड टू मी। ही सेड है तो सेड को आप किस में बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। आर यू एंग्री, आर यू एंग्री, सेकंड पर्सन ये चेंज होने वाला है आपका, है ना। तो यू किसको, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का हो जाएगा। पहले तो यहां पर आपको इफ लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपने लिखा इफ। ही आस्क्ड मी इफ यू आर एंग्री, तो यू चेंज होकर के हो जाएगा आई, और इज एम आर चेंज हो जाएगा वाज में। इफ आई वॉज एंग्री, इज एम आर आपको पता है कि इज एम आर रहता है वाज वेयर में चेंज होता है, तो सिंपल चेंज हो गया। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज एंग्री, हो गया ना फॉर्म असेटिव। सब्जेक्ट देन वर्ब, यहां पे क्या था, वर्ब देन सब्जेक्ट, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव। बट इन डायरेक्ट स्पीच वी यूज नॉट इंटेरोगेटिव इन असर्टिव फॉर्म। हमको सेंटेंस को लिखना पड़ेगा, समझ गए। और भी एग्जांपल देखिए, शी सेड टू मी डू यू लव मी, तो क्या चेंज करेंगे आप, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी इफ, शी आस्क्ड मी इफ। यू फिर से चेंज हो रहा है यहाँ पे आई में। डू यू लव मी, तो ये इंटरोगेटिव में है इसलिए डू आया। अब हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का असेटिव फॉर्म लिखते हैं तो डू डस का तो यूज करते नहीं है, तो डू डस का यूज वहां पे नहीं होगा। सिंपल ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, चूंकि चेंज ऑफ टेंसेस हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए तो डू यू लव मी क्या हो जाएगा, इफ आई लव्ड, इफ आई लव मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, हो गया है ना। सी आस्क्ड मी इफ आई लव्ड हर, सी आस्क्ड मी इफ आई लव्ड हर, है ना। वेरी सिंपल। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, और कहीं भी डाउट होता है तो हम रिपीट करने के लिए तैयार हैं। बार बार हम एक्सप्लेन करेंगे जब तक आप पूरी तरह से समझ नहीं जाते हैं। दिस इज माई ड्यूटी। आप अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, हम अपना काम करने के लिए तैयार हैं कि अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, 4 बार 5 बार हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बशर्ते आप पूछने के लिए तैयार रहिए। और वही बच्चा सीख पाता है जो सवाल करता है, जो कुछ पूछता है। नहीं तो चुपचाप सुनते रहिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई कहानी तो है नहीं है। पेन पेपर लेके आपको बैठना ही होगा, क्वेश्चन सोल्व करना ही होगा। नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे, करेंगे नहीं आएगा पूछेंगे तो और सीखेंगे, ठीक है। तो इस सिद्धांत पे अगर आप चलते हैं तो आपको अंग्रेजी सीखने से कोई नहीं रोक सकता। दे सेड टू मी विल यू हेल्प मी, क्या होगा देखो, देखना है यहां पे हम जो चेंज कर रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं। दे आस्क मी, दे आस्क मी, इन्वर्टेड कॉमा हट रहा है, क्या लिखना है आपको, इफ। क्या चेंजेस कर रहे हैं, कुछ नहीं, सेड को आस्क में, सेड को आस्क में, सेड को आस्क में, ऑब्जेक्ट है मी लिखते जा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लगा रहे हैं। विल यू हेल्प मी, यू को चेंज करना है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये हो जाएगा इफ आई। विल है, विल आपको पता है वुड में चेंज होता है। इफ आई वुड हेल्प, और मी है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम,
दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। दे आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प देम। वेरी सिंपल। तो ये इंटेरोगेटिव फॉर्म था। उम्मीद है इतना क्वेश्चन से आप सीख चुके होंगे। एक क्वेश्चन और है, एक इससे भी आप प्रैक्टिस कीजिए। क्या है ये? सी आस्क्ड मी, क्या चेंज कर देंगे आप? सी आस्क्ड मी नहीं, सी आस्क्ड मोहन, है ना, यहाँ पे नेम आ गया मोहन। हैव यू रेड पेन, तो आपको इफ लगाना ही है यहाँ पे। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मोहन के लिए सब्जेक्ट बनेगा ही। इफ ही, हैव हैज रहता है, पता है आपको। अगर ये सेड है तो ये पास्ट में चेंज हो जाता है। इफ ही हैज रेड पेन, इफ ही हैज रेड पेन, हो गया चेंजेस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आप भी खोज खोज करके कई जगह से किसी भी क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कीजिए और नहीं बनता है तो फिर हमसे आप पूछिए। देखिए ये आप देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे किस पे कि अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म में WH वर्ड आ जाता है तब आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप देखेंगे कि आप कैसे सॉल्व कर पाते हैं, यहां पे देखेंगे आप। ठीक है, WH वर्ड भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, उसमें सिर्फ WH वर्ड आता है, उसके बाद फिर आ जाता है हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, है ना। तो अगर यहां तक आप समझ गए तो वो भी समझने में आपको किसी तरह से कोई परेशानी होने वाला नहीं। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल उसका भी कर लेंगे हम लोग। देखो, तो अगर WH वर्ड आता है तो आप इन्वर्टेड कॉमा के जगह अब आपको इफ नहीं लिखना है ना। इन्वर्टेड कॉमा के जगह आपको क्या लिखना है? जो WH वर्ड डायरेक्ट स्पीच में है उसी को आपको लिख देना है ना। जो WH वर्ड डायरेक्ट स्पीच में है उसी को वहां पे लिख देना है। ठीक है, अब फिर वही बात कि इंटेरोगेटिव फॉर्म को असर्टिव फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक, देख लो, जैसे कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे ही सेड टू मी, he said to me, where do you live? Where do you live? है ना, where do you live? इन्वर्टेड कॉमा पैक करो आप इसे। अब देखो क्या चेंज करोगे आप? तो he asked me, सारा रूल इंटेरोगेटिव का, बस इन्वर्टेड कॉमा के हटाने के बाद अब हम लोग इफ नहीं लगा करके जो WH वर्ड दिया रहता है उसी को पुट करेंगे। he asked me, वेयर है तो वेयर लिख देंगे, वाई रहेगा तो वाई लिख देंगे, हाउ रहेगा तो हाउ लिख देंगे, व्हेन रहेगा तो व्हेन लिख देंगे। जो WH वर्ड डायरेक्ट में है उसी को लिख देना है। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव, तो यू है तो यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इट मींस आई, वेयर आई लिव्ड। अब चूंकि असर्टिव फॉर्म में तो डू डज तो आपको दिखे, सर बोले आप डू डज हटा दिए, तो डू डज क्यों है यहाँ पे, है ना। दिस सेंटेंस इज इन इंटेरोगेटिव फॉर्म बट we should use assertive form in indirect speech, इसलिए तो हटा दिए। हमें तो assertive लिखना है और कहीं भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, है ना, उसमें assertive में do या does या did का यूज नहीं होता है। ठीक है, और भी देखो, मान लो कि लता said to मोहन, लता said to मोहन, why are you crying? Why are you crying? ठीक है, ये भी सेंटेंस है एक। लता said to मोहन, why are you crying? लता said to मोहन, why are you crying? क्या चेंज करेंगे आप? देख लो, तो लता asked मोहन, लता आस्क्ड मोहन, व्हाई आर यू क्राइंग, तो व्हाई है तो व्हाई लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इज एमआर वाज जरूर बदलेगा, लेकिन उससे पहले तो हमें कोई सब्जेक्ट लाना है। यू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मोहन, तो मोहन का सब्जेक्ट हो जाएगा ही। लता आस्क्ड मोहन व्हाई ही वाज क्राइंग, इज एमआर बदल जाता है वाज वेयर, व्हाई ही वाज क्राइंग। वेरी सिंपल सेंटेंस। तो उम्मीद है आप ये भी सीख चुके हैं। जैसे आपने सिंपल सेंटेंस सीखा, चेंज ऑफ टेंसेस सीखा, चेंज ऑफ टेंसेस में एक्सेप्शन सीखा कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई स्टेटमेंट रहेगा तो वहां पे हम चेंज नहीं करेंगे। द अर्थ इज राउंड, इनडायरेक्ट स्पीच में है, अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में भी द अर्थ इज राउंड ही रहेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में भी वही रहेगा, द सन राइजेज इन द
टेस्ट, नॉट पास्ट में वो चला जाएगा। ठीक है। और थर्ड हम लोग ने आज क्या सीखा, एक बड़ी बात कि अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म में कोई सेंटेंस है तब कैसे चेंज करते हैं, तो सेड को या टोल्ड को आस्क में बदलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इफ लगाते हैं, अगर WH वर्ड से सेंटेंस शुरू है तो WH वर्ड को ही रखते हैं, फिर इफ और दैट का यूज नहीं करते हैं, और इंटेरोगेटिव फॉर्म जो रहता है उसे असर्टिव में रखते हैं और हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। तो और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे और लगभग एक बहुत बड़ा पार्ट ये कंप्लीट होता है। अब केवल हम आपको असर्टिव सेंटेंस, ये सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस का करवा देंगे और उसके बाद भी नरेशन को हम सिर्फ खत्म कर देंगे थ्योरीज का। फिर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से आपको बहुत सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे और जो पूरा आपने नरेशन हमसे पढ़ा है 4 क्लास में वो पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। और उम्मीद है आप बाकी भी टॉपिक का रिवीजन करेंगे, टेंस का, वॉइस का, नरेशन का, आर्टिकल का, है ना। उसके बाद एक बड़ा चैप्टर प्रीपोजिशन बचेगा, उससे भी हम सॉल्व कर देंगे। तो अगर आपको फायदा पहुंच रहा है, आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो और भी बच्चों के साथ आपको शेयर करना है और देखने के बाद लाइक तो कर दिया करो, है ना। उसमें क्या जाता है, अच्छा लगता है तभी तो आप देखते हैं, है ना। तो एक बटन तो ही दबाना है। तो आगे की क्लास में फिर मिलते हैं कुछ नए क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।